एक महान चिंतक, एक महान शिक्षाविद, एक प्रखर राष्ट्रवादी, एक सच्चा देशभक्त, जिनकी सिर्फ एक ही इच्छा थी, राष्ट्र एकता के धरातल पर भारत के सुनहरे भविष्य का निर्माण हो, जहाँ ना कोई बड़ा हो ना छोटा, सब एक समान हो। और इसी इच्छा की पूर्ति को लक्ष्य बना जीवन भर संघर्ष करते रहे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को कोलकाता के एक अत्यंत प्रतिष्ठित परिवार में श्री आशुतोष मुखर्जी और योग माया देवी के पुत्र के रूप में हुआ। माता पिता से उन्होंने धार्मिक संस्कारों को ग्रहण किया। बचपन से ही उनकी प्रतिभा और कुशाग्र बुद्धि की छाप दिखने लगी थी। डॉक्टर मुखर्जी ने 1917 में मैट्रिक और 1921 में बीए की उपाधि प्राप्त की, जिसके बाद 1923 में उन्होंने लॉ की उपाधि अर्जित की और 1926 में वो इंग्लैंड से बैरिस्टर बनकर स्वदेश लौटे। ये उनकी प्रतिभा और कुशाग्र बुद्धि का ही परिणाम था कि मात्र 33 वर्ष की अल्पायु में उन्हें कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति का पदभार संभालने की जिम्मेदारी मिली और इस तरह वो विश्व की किसी यूनिवर्सिटी के सबसे कम उम्र के कुलपति बने। जल्द ही उन्होंने तत्कालीन शासन व्यवस्था और सामाजिक राजनैतिक परिस्थितियों के विशद जानकार के रूप में समाज में अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया था। एक राजनैतिक दल की मुस्लिम तुष्टीकरण नीति के कारण जब बंगाल की सत्ता मुस्लिम लीग की गोद में डाल दी गई और 1938 में 8 प्रदेशों में अपनी सत्ता छोड़ने की आत्मघाती और देश विरोधी नीति अपनाई गई, तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्वेच्छा से देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम का अलख जगाने के उद्देश्य से राजनीति में प्रवेश किया। 1942 में जब ब्रिटिश सरकार ने विभिन्न राजनीतिक दलों के छोटे बड़े सभी नेताओं को जेलों में ठूंस दिया और देश नेतृत्व विहीन और दिशा विहीन नजर आने लगा, उन परिस्थितियों में डॉक्टर मुखर्जी ने बंगाल के हक में मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देकर भारत को नई दिशा दी। गांधी जी और सरदार पटेल के अनुरोध पर वे स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में शामिल हुए और उन्हें उद्योग जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने सिंदरी फर्टिलाइजर, चितरंजन लोकोमोटिव और हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट जैसे कारखाने स्थापित कराए। संविधान सभा और प्रांतीय संसद के सदस्य और केंद्रीय मंत्री के नाते उन्होंने शीघ्र ही अपना विशिष्ट स्थान बना लिया, लेकिन उनके राष्ट्रवादी विचार पंडित नेहरू और लियाकत अली के बीच दिल्ली में हुए समझौते से इत्तेफाक नहीं रखते थे। इसी मतभेद के चलते 6 अप्रैल 1950 को उन्होंने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने प्रतिपक्ष के सदस्य के रूप में अपनी भूमिका निर्वहन को चुनौती के रूप में स्वीकार किया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के श्री गोलवलकर गुरुजी से सलाह मशवरा कर 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ की नींव रखी, जो कि विरोधी पक्ष में सबसे बड़ा दल था। डॉक्टर मुखर्जी भारतीय जनसंघ के पहले अध्यक्ष बने और आगे चलकर इसी से भारतीय जनता पार्टी का उद्भव हुआ। डॉक्टर मुखर्जी सच्चे अर्थों में मानवता के उपासक और सिद्धांतों के पक्के इंसान थे। संसद में उन्होंने सदैव राष्ट्रीय एकता की स्थापना को ही अपना प्रथम लक्ष्य रखा। संसद में दिए अपने भाषण में उन्होंने पुरजोर शब्दों में कहा था कि राष्ट्रीय एकता के धरातल पर ही सुनहरे भविष्य की नींव रखी जा सकती है। उन दिनों जम्मू कश्मीर का एक अलग झंडा था, एक अलग संविधान था। वहां का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कहलाता था, लेकिन डॉक्टर मुखर्जी जम्मू कश्मीर को भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने जोरदार नारा भी बुलंद किया कि एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान और 2 विधान नहीं चलेंगे। अगस्त 1952 में जम्मू की विशाल रैली में उन्होंने अपना संकल्प व्यक्त किया था कि या तो मैं आपको भारतीय संविधान प्राप्त कराऊंगा या फिर
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना जीवन बलिदान कर दूंगा। उन दिनों कश्मीर में प्रवेश करने के लिए भारतीयों को एक विशेष प्रकार का परमिट लेना पड़ता था। डॉक्टर मुखर्जी जम्मू कश्मीर को भारत का एक अभिन्न अंग मानते थे और वहां जाने के लिए किसी परमिट की जरूरत को वो सरासर गलत मानते थे। इसी के विरोध में उन्होंने बिना परमिट जम्मू कश्मीर की यात्रा करने की ठानी। 8 मई 1953 को वैद्य गुरुदत्त, एकचंद शर्मा, बलराज मधु और युवा पत्रकार अटल बिहारी वाजपेयी के साथ वो दिल्ली से कश्मीर के लिए रवाना हुए, जहां 11 मई 1953 को उन्हें शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार ने हिरासत में ले लिया था। उन्हें गिरफ्तार कर नजरबंद कर लिया गया और वहां गिरफ्तार होने के कुछ दिन बाद ही 23 जून 1953 को रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर मुखर्जी भारत के लिए शहीद हो गए और भारत ने एक ऐसा व्यक्तित्व खो दिया जो राजनीति को एक नई दिशा दे सकता था। डॉक्टर मुखर्जी इस धारणा के प्रबल समर्थक थे कि सांस्कृतिक दृष्टि से हम सब एक हैं, इसलिए धर्म के आधार पर किसी भी तरह के विभाजन के वे सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि आधारभूत सत्य ये है कि हम सब एक हैं, हम में कोई अंतर नहीं है, हमारी भाषा एक है, हमारी संस्कृति एक है और यही हमारी विरासत है। लेकिन उनके इन विचारों और उनकी मंशाओं को अन्य राजनीतिक दलों के तात्कालिक नेताओं ने किसी और रूप में ही प्रचारित प्रसारित किया। हालांकि इसके बावजूद लोगों के दिलों में उनके प्रति अथाह प्यार और समर्थन बढ़ता गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नव भारत के निर्माताओं में से एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। जिस प्रकार हैदराबाद को भारत में विलय करने का श्रेय सरदार पटेल को जाता है, ठीक उसी प्रकार बंगाल, पंजाब और कश्मीर के अधिकांश भागों को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने की सफलता प्राप्ति में डॉक्टर मुखर्जी के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। उन्हें किसी दल की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि उन्होंने जो कुछ किया देश के लिए किया और इसी भारत भूमि के लिए अपना बलिदान तक दे दिया। भारतीय इतिहास में उनकी छवि एक कर्मठ और जुझारू व्यक्तित्व वाले ऐसे इंसान की है जो अपनी मृत्यु के इतने वर्षों बाद भी अनेक भारतवासियों के आदर्श और पथ प्रदर्शक हैं। Dr. Shyama Prasad Mukherjee post 1947 ensured and worked throughout for the unity of India. That is certain. But he also, through his work, his life, and ultimately through his martyrdom, unfortunately the martyrdom, but he gave a message, and that was that there is a threat to Indian unity. What is that threat to Indian unity? And the need to unitedly confront that threat and ensure that we overcome the challenge. He created a national awareness of the challenges to our national unity, and at the same time he contributed towards strengthening the democratic experiment in India. भारतीय इतिहास में उनकी छवि एक कर्मठ और जुझारू व्यक्तित्व वाले ऐसे शख्स की है जिनकी मृत्यु के कई वर्षों बाद भी भारतवासी उन्हें एक आदर्श और मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं।